उस रात जब स्वाति ने दरवाजा खोला तो उसने सामने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना चेहरा था। नमस्कार साथियों, आज हम फिर से आपके लिए एक और सच्ची कहानी को लेकर आ चुके हैं। ये घटना हुई थी उत्तराखंड की स्वाति नाम की एक लड़की के साथ। दरअसल ये कहानी उत्तराखंड से हमारी एक मित्र को आकृति नाम की एक लड़की ने भेजी है, जो खुद भी इस कहानी का एक पात्र है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी उत्तराखंड की एक शादी की है, जहां पर आकृति ने कुछ ऐसा अनुभव किया जो आज से पहले उसने कभी भी नहीं किया था। और इस बात को करीबन 4-5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो इन बातों को भुला नहीं पाई है। उसके अंदर एक अजीब सा खौफ बैठ चुका है, एक अजीब सा खौफ शादी को लेकर। तो आखिर क्या हुआ था आकृति के साथ? ऐसा क्या उसने एक्सपीरियंस कर लिया जो उसको इतना ज़्यादा खौफ लग चुका है? आकृति जो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहती है। वैसे तो उसका गांव उत्तराखंड में है, लेकिन बचपन से ही दिल्ली में ही पली बड़ी है। जब वो छोटी सी थी तब वो साल में 1-2 बार अपने गांव चली जाया करती थी। अपनी दादी से मिलती थी, अपने रिश्तेदारों से मिलती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसका गांव जाना लगभग छूट ही गया था। पिछले 2-3 साल से वो गांव गई ही नहीं थी। कभी पढ़ाई चल रही होती तो कभी कुछ काम आ जाता, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। उसका गांव जाना ही नहीं हो पा रहा था। अब वो 12th में आ चुकी थी और अब उसकी बहन की शादी आ जाती है। आकृति सोचती है, यार पढ़ाई तो हर बार चलती रहेगी, लेकिन शादी मिस नहीं कर सकते हैं। शादी में आकृति के सारे कज़न आ रहे थे दूर दूर से, जिनसे वो कभी भी नहीं मिली थी। सब ने बोला आकृति को, यार आजा, अब बहुत मज़ा आएगा, शादी है, इतने सारे कज़न आ रहे हैं। आकृति ने भी 4 दिन का समय निकालकर वहां जाने का प्लान बना लिया। आकृति और उसकी पूरी फैमिली उत्तराखंड के लिए निकल जाते हैं। वो करीबन 7-8 घंटे में अब अपने गांव वाले घर में पहुंच चुके हैं। जब वो लोग वहां पहुंचे तो गांव में हर कोई आया हुआ था, उसके मामा मामी, चाचा चाची। गांव की शादियों में ऐसा ही होता है। कुछ कुछ तो ऐसे थे जिनका आकृति ने सिर्फ नाम ही सुना था कि हाँ तुम्हारा कोई है, वहाँ रहता है, लेकिन उनसे कभी मिला नहीं था। सबसे मिलकर आकृति बहुत खुश थी। आकृति के साथ उसकी सारी बहनें, उसके सारे भाई, सब कोई बहुत खुश थे। इन सभी कजन्स का एक अलग ही जमावड़ा बना हुआ था। इन सबको छत दे दी गई थी कि देखो बच्चों, तुम्हें जो करना है छत पे जाके करो, आराम से सोना है सो, खेलना है खेलो, लेकिन कोई भी नीचे डिस्टर्ब करने मत आना। नीचे जो बड़े काम कर रहे हैं, पूजा वगैरह, तो यहाँ डिस्टर्ब करने मत आना। शादी का टाइम है, हर कोई काम करने में लगा है। कोई कुर्सियाँ ला रहा है, कोई सब्जियाँ ला रहा है, मतलब हर कोई काम में ही व्यस्त है। अब ये सब हो रहा था और फिर रात हो जाती है। ये सारे भाई बहन मिलकर छत पर चले जाते हैं। ऐसे ही गद्दे एकदम लाइन से लगा के सब वहाँ पर बैठ गए। अब गाँव में हो जहाँ पर रात हो चुकी है, सब लोग सो रहे हैं और भाई बहन का एक ग्रुप साथ बैठा हुआ है। ऑब्वियसली इस टाइम पर क्या होगा? इस टाइम पर होगी भूतों की कहानी। ये सारे भाई बहन एक गोला बनाकर बैठ गए और बीच में इनका एक बड़ा भाई बैठा था जो इन्हें कहानियाँ सुना रहा था। उसका भाई उसी गांव की एक कहानी सुनाता है। तुम्हें पता है यहाँ पर एक तालाब है, वहाँ पर किसी को भी कभी नहीं जाना चाहिए। लास्ट टाइम राजू का बच्चा गया था, उस बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ कि बता ही नहीं सकते। 4 दिन तक उसके अंदर कोई आ गया था। रोज रात को वो यहाँ वहाँ चिल्लाने लगता था और भागने लग जाता था पागलों की तरह, खुद को पीटने लगता था। अच्छा फिर क्या हुआ? सब पूछ रहे हैं। वो बताता है कि फिर क्या, उसे एक मंदिर में ले जाया गया और पूजा कराई गई और फिर उसके बाद वो ठीक हो गया। अरे भैया अब नहीं जाएंगे यार, कोई भी तालाब में हो सकता है। सही कह रहे हो। सब ऐसे ही आपस में बातें करने लगते हैं। अच्छा सा डर का माहौल बन चुका है, मज़ा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है। और ऐसे करते करते पूरी रात निकल जाती है। ये सारे भाई बहन करीब रात को 1-2 बजे सोए होंगे। सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि शादी का माहौल है। ये सब सुबह 6-7 बजे जल्दी से उठ जाते हैं। अब पंडित जी आए हैं। पंडित जी सबसे पहले जो दुल्हन होती है उसका नाम होता है स्वाति। तो स्वाति को सबसे पहले आकर धागा बांधते हैं और ये सबसे मेन काम है, सबसे पहले आकर धागा बांधना। आकृति ने ये सब होते हुए देखा। उसने भी पूछा कि भाई ये धागा क्यों बांधते हैं, मुझे भी बताओ।
तो जो गांव में होता है, किसी की शादी से 1-2 दिन पहले उसको नज़र लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, इसलिए उसे धागा बांधा जाता है ताकि उस पर कोई भी काला जादू या किसी इस तरह का कुछ भी ना हो सके। आकृति को ये बताया गया कि पंडित जी इसीलिए उसे धागा पहना रहे हैं। आकृति ने भी कहा तो मुझे भी नज़र लग सकती है, सब कोई मेरी तारीफ कर रहा है, क्या पता मुझे भी नज़र लग जाए, मुझे भी धागा बांधो। पंडित जी कहते हैं एक काम करो, तुम सारे इधर आ जाओ। सारी बहनें आती हैं, पंडित जी सबको धागा बांधते हैं। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ सही ही चल रहा है। ये दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठना है। यही कुछ 4-5 दिन होते हैं जब सबको जल्दी उठना होता है। और एक तो वहाँ पे इतने सारे लोग हैं, बाथरूम वगैरह की भी कमी है। इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, लिमिटेड बाथरूम है, लिमिटेड वॉशरूम है, सबको ही यूज़ करना है। तो सबको यही रहता है कि भाई सुबह जल्दी उठेंगे, अपना नहा वहा लेंगे, फिर आराम से सो जाएंगे चाहें। सबके दिमाग में यही चल रहा है। जब सब सो जाते हैं, वहाँ जो दुल्हन है यानी स्वाति है, वो भी आराम से सो रही है। अब स्वाति की जो खिड़की है, उसकी खिड़की से बाहर की ओर दिखता है। स्वाति को ना ऐसे सोते सोते ऐसे आवाज़ आ रही है कि कोई स्वाति को बुला रहा है। स्वाति, स्वाति, स्वाति। स्वाति को समझ आ रहा है यार क्या हो गया इतनी रात को, कौन बुला रहा है। वो फिर ऐसे करवट बदल लेती है, फिर कोई बुला रहा है। स्वाति, स्वाति सुन, स्वाति। स्वाति की एकदम आँख खुल जाती है। यार इतने सारे रिश्तेदार हैं, कोई बुला रहा होगा, पर बाहर से क्यों, इसको समझ नहीं आ रहा है कि तभी ये आवाज़ जो अब बुला रही थी अब थोड़े गुस्से में आ रही है। स्वाति सुनना स्वाति। तभी स्वाति को लगता है कि घर के अंदर एक वॉशरूम है, पर 2 वॉशरूम घर के बाहर हैं। तो स्वाति को ऐसा लगता है कि अब इतने सारे रिश्तेदार हैं, कोई एक घर के अंदर मतलब यूज़ कर रहा होगा, अब किसी और को जाना होगा तो वो बाहर वाले में जाएगा। स्वाति को ऐसा लगता है कि कोई वॉशरूम में गया होगा और अब पानी नहीं आ रहा होगा। ऑब्वियसली एक घर में इतने सारे लोग हैं, पानी का इतना सारा यूज़ हो रहा है तो टंकी खत्म हो गई होगी। स्वाति को ये लगता है कि बेचारा बाथरूम में चला गया है, अब वहाँ पानी वानी आ नहीं रहा है, इसलिए बेचारा वहीं फंस गया। और ये आवाज़ किसी औरत की थी। स्वाति उठती है और सोचती है यार चली जाती हूँ, वरना कोई रिलेटिव तुम्हारी शादी में आया है और वो बेचारा इस तरह अगर फंस गया तो क्या सोचेगा बाद में। वो वॉशरूम की साइड जाकर देखती है, आगे पीछे तो कुछ नहीं होता है, बस घना जंगल है और आवाज़ अभी भी आ रही है कि स्वाति, स्वाति। वो जाती है वॉशरूम में, देखती है वॉशरूम दोनों के दोनों खाली हैं, वॉशरूम में कोई भी नहीं था। अब स्वाति को डर लगने लगता है, यार अगर बाथरूम में कोई नहीं है तो इतनी रात में जंगल में जाने का तो किसी का मतलब बनता नहीं है, फिर कौन बुला रहा होगा मुझे। तभी स्वाति के जो ये 2 वॉशरूम थे, इनके जस्ट बगल में ही एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। स्वाति ऐसे धीरे धीरे पेड़ की ओर देखती है और वो क्या देखती है कि आवाज़ वहीं से आ रही है। वो थोड़ा और आगे बढ़ के देखती है तो देखा क्या, पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, एक प्रॉपर लेजेंड औरत जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी है। ये साड़ी शादी के जोड़े जैसी लग रही थी। उसके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद और बहुत ही कम थे। उसका अगर आप चेहरा देखो तो इतनी झुर्रियाँ, उससे क्लियर पता चल रहा था कि वो औरत बहुत बूढ़ी है, करीबन 90 से 100 साल के बीच उसकी एज लग रही थी। और वो एकदम क्रीपी तरीके से अपने दोनों हाथ ऐसे स्वाति की साइड करके बोल रही है, आजा आजा ना आजा। स्वाति को बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये सब देख के वो एकदम चीखती है। उसकी चीख सुनकर सब लोग उठ जाते हैं। स्वाति कहाँ है भाई, स्वाति कहाँ है। सब देखते हैं, स्वाति है ही नहीं। पूरे घर में एकदम अफरा तफरी मच जाती है। स्वाति स्वाति सब ढूंढ रहे हैं। और उसके पिता जब बाहर जाकर देखते हैं तो स्वाति उसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी होती है। उसके पापा जाते हैं, जल्दी से स्वाति को उठाते हैं और वापस उसके रूम में ले जाते हैं। उसके सभी रिलेटिव्स भाई बहन उठ चुके हैं। इन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है, क्या हुआ कि स्वाति दीदी एकदम से बाहर बेहोश मिली हैं। उसके चेहरे पर सब लोग पानी वानी फेंक कर मारते हैं। किसी तरह से स्वाति को होश आ जाता है।
तब वो सबको बताती है कि उसने घर के बाहर जो वो नीम का पेड़ है उस पर एक बूढ़ी औरत को बैठे हुए देखा और वो बहुत डरावनी लग रही थी, जो स्वाति को बुला रही थी। फिर उसके बाद स्वाति को कुछ याद नहीं और वो बेहोश हो गई थी। अगले दिन सुबह होती है, पंडित जी आते हैं। पंडित जी आते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, जो स्वाति बता रही है एकदम सही है। यहाँ पर किसी औरत का साया है। जो स्वाति ने अपने हाथ में धागा पहना हुआ है, उसकी वजह से ही वो आज जिंदा बची है, वरना वो औरत इसकी जान भी ले सकती थी। वो औरत स्वाति की शादी में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां खड़ी करती रहेगी कि जिससे स्वाति की शादी ना हो पाए। अब क्या होता है? अब पंडित जी कहते हैं कि इस आत्मा को यहाँ से मुक्त कराना होगा, वरना वो स्वाति की शादी नहीं होने देगी और घर में किसी की जान भी जा सकती है। अगले दिन रात को घर की सभी औरतों को एक दरवाजे के पीछे बंद कर दिया जाता है और घर के सभी मर्द अपने हाथों में मसाल लिए उस पेड़ के पास जाते हैं। साथ में पंडित जी भी होते हैं। मसाल लिए हुए सभी लोग पेड़ के चारों तरफ एक गोला बना लेते हैं और अब पंडित जी मंत्र पढ़ना चालू करते हैं। जैसे ही वो मंत्र का उच्चारण करते हैं, तभी जोर जोर से उनके बीच में किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें इतनी तेज़ सुनाई देती हैं कि जो स्वाति का घर था उससे थोड़ी दूर और एक और घर था, वहाँ के लोग भी अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। आकृति और उसके सभी भाई बहन, इन सबको भी औरतों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। आकृति ये सब पहली बार होते हुए देख रही थी। उसने ये चीज़ देखना तो छोड़ो, कभी सुना भी नहीं था। वो आत्मा गोले में चारों तरफ घूमती है और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि घर के कांच भी हिलने लगते हैं। वो उस गोले में से भागने की कोशिश कर रही थी, कभी इधर जाए चिल्लाते हुए, कभी इधर, लेकिन सबके हाथ में मसालें थी, इसलिए वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे उस चीख की आवाज़ धीमी होने लगती है। कुछ समय बाद वो आवाज़ एक सन्नाटे में बदल जाती है। पंडित जी कहते हैं अब वो आत्मा यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है, अब कोई खतरा नहीं है। ये सब होने के बाद अगले दिन धूमधाम से स्वाति की शादी होती है और अब वो जहाँ है वो बहुत खुश है। आकृति ने ये चीज़ पहली बार होते हुए देखी थी, लेकिन वो इस घटना को कभी भी नहीं भुला पाएगी। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि जिसको हम बार बार भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक काले सच की तरह कभी भी हमारी आंखों के सामने से नहीं जाता। स्वाति और इस घटना का मामला भी कुछ ऐसा ही है। साथियों, फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।